मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी का अगला पार्ट, है ना, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर आधारित प्रॉब्लम का है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूजफुल। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है ना। क्वेश्चन है, इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनएक्सटेंडेड, मतलब स्प्रिंग अभी ने नेचुरल लेंथ में है और ब्लॉक का मास दिया हुआ है 2 kg। देखो ब्लॉक का मास दिया हुआ है 2 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, वो अभी रेस्ट में है और स्प्रिंग अनएक्सटेंडेड है, मतलब नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है। क्लियर। तो क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट हैज मूव्ड डाउन d बराबर 0.5 मीटर। ये ब्लॉक रेस्ट से मान लो यहां पे आया, 0.5 मीटर आया, यहां से यहां d बराबर 0.5 मीटर चला, मतलब स्प्रिंग भी न मर गया। ठीक है। तो इस पोजीशन से मान लो A से B आने में हमें निकालना स्पीड, कि जब वो अपने A पोजीशन से चला और B पे पहुंचा तो A से B के दौरान उसका स्पीड क्या था। मतलब A से B चला वो 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर के दौरान किस स्पीड से चला, ये मुझे निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है। एक बताए थे पिछले लेक्चर में, वर्क डन बाय एनी फोर्स बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी बताए थे कब क्या लगाना है। क्लियर। तो जब किसी क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ हो, फोर्स का जिक्र भी हो और उसका वैल्यू भी दिया हुआ हो, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लगाइए। फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ हो और फोर्स का जिक्र भी हो, चर्चा भी हो, तब ऊपर वाला लगाइए। और जब क्वेश्चन में फोर्स का जिक्र हो, फोर्स का चर्चा हो, लेकिन उसका वैल्यू ना दिया हुआ हो, तब लगाइए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्वाभाविक बात है, यहां फोर्स का वैल्यू ना दिया हुआ है, फोर्स का चर्चा है। क्लियर। और फोर्स का चर्चा का मतलब एक स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा होगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन वाला फोर्स लग रहा होगा, कांटेक्ट है तो नॉर्मल वाला फोर्स लग रहा होगा, मास है तो ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है। क्लियर। तो फोर्स का जिक्र है, चर्चा, लेकिन फोर्स का वैल्यू ना दिया हुआ है, तो लगाइए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये चीज भी क्लियर हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ सरफेस में फ्रिक्शन हो, हम ये लाइन लिखवाएंगे आगे कि अगर सरफेस में फ्रिक्शन है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो वर्क पावर एनर्जी में, अगर सरफेस में फ्रिक्शन है, तब लगाइए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। इन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क एनर्जी, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देन वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क एनर्जी से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना रहे हैं और वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो आप अवश्य वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और आपका क्वेश्चन तुरंत आएगा। थर्ड क्वेश्चन पॉट आंसर, इस पे भी चर्चा करेंगे। और आगे ये भी चर्चा होगा कि अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, सरफेस में फ्रिक्शन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, और फ्रिक्शन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी वाला थ्योरम लगाइए। ये दोनों थ्योरम पे ही वर्क पावर एनर्जी टिका हुआ है। मतलब अगर कहीं भी 500 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन का 80% प्रॉब्लम यही 2 थ्योरम पे बनेगा। अगर सरफेस में फ्रिक्शन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, और फ्रिक्शन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाइए। इस पे भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और ऐसे पहले से भी वीडियो बना हुआ है आदित्याज फिजिक्स क्लासेस के ऐप पर, पहले से भी वर्क पावर एनर्जी का ओल्ड वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है। तो हमें निकालना है कि जब ब्लॉक अपने ए पोजीशन से जब बी पे पहुंचा तो 0.5 मीटर चलने में कितना स्पीड से चला, ये निकालना है। तो देखो वर्क डन किसके किसके द्वारा हो रहा है, कांटेक्ट है, देखो वर्क डन बाय नॉर्मल,
क्लियर, वर्क डन बाय नॉर्मल, सटा हुआ है सरफेस में तो नॉर्मल वाला फोर्स लगेगा, वर्क डन बाय नॉर्मल। ये अलग बात है कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो रहा है। जब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन 0 होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन तो 0 होगा। फिर भी लिख लो कि भैया वर्क डन कौन कौन फोर्स कर रहा है, तो नॉर्मल, एक ग्रेविटी कर रहा है, क्लियर, ओके। और जानते हो कि ग्रेविटी का इस पे कंपोनेंट आता है mg sin थीटा। तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट mg sin थीटा है, उस mg sin थीटा के द्वारा वर्क हो रहा है यहाँ पे। या आप ये बोल सकते हो कि बॉडी में मास है तो मास जहां रहेगा वहां धरती मैया फोर्स लगाएगी, तो वर्क डन बाय धरती मैया। धरती मैया की जय, धरती मैया की जय, है ना। चलो, और स्प्रिंग है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, प्लस सरफेस रफ है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, क्लियर, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट फोर्स लगाता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर। मुझे निकालना है स्पीड, आराम से निकल जाएगा। चलो, तो वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा 0, क्यों, नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी का इंक्लाइंड केलॉन, ग्रेविटी फोर्स का इंक्लाइंड केलॉन कितना होता है वैल्यू, mg sin थीटा। हमें वर्क डन में क्या चाहिए, अगर हम अलग अलग लिखे तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा। वर्क डन में क्या होता है, फोर्स लिखना होता है, तो इंक्लाइंड के लॉन्ग ग्रेविटी का फोर्स होता है mg sin थीटा। इंक्लाइंड के लॉन्ग ग्रेविटी का फोर्स होता है mg sin थीटा, पहले भी पढ़ा चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना d कितना दिया हुआ 0.5, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg sin थीटा इंटू d। mg sin थीटा हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स के अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। mg sin थीटा भी नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो जब फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाता है mg sin थीटा इंटू d। mg sin थीटा हो जाएगा ग्रेविटी वाला फोर्स और d हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। वर्क डन बाय स्प्रिंग बाबू होता है -1/2 kx², जहां के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कितना हार्ड है या स्प्रिंग कितना स्मूथ है, क्लियर, उसका वैल्यू दिया हुआ है। और x होता है इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्वाभाविक बात है, स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में था, अनस्टैंडर्ड था, अब ब्लॉक के चलने के कारण स्प्रिंग भी नमर गया है, इलोंगेटेड हो चुका है, तो x क्या होता है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, क्लियर। तो x का वैल्यू d के बराबर हो जाएगा, तो x के जगह यहाँ d रख दो, -1/2 kd²। और आपको हम ऑफलाइन क्लास में इलास्टिसिटी पढ़ाए थे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग वहां भी प्रूव किए थे, -1/2 kd²। k का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर और d दिया हुआ है, क्लियर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सिंपल सोचो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है μn, जहां म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है सरफेस और ब्लॉक के बीच का, म्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल कितना के बराबर होता है, mg cos थीटा के बराबर। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन क्या होता है, कहीं भी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू μn, जहां म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और इंक्लाइन पे ये नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है ना। देखो ये नॉर्मल है, और अगर मैं यहाँ पे तोड़ के बताऊं तो ध्यान से देखो, ये नॉर्मल का लाइन है, ये नॉर्मल का लाइन है, ये mg का लाइन है, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ध्यान से देखो, mg का एक कंपोनेंट हो जाता है ये mg cos थीटा, है ना। देखो ये नॉर्मल का लाइन है, ये mg का लाइन है, नॉर्मल और mg थीटा एंगल पे है, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्लियर। अब mg का दो कंपोनेंट, थीटा के लॉन्ग mg cos थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर mg sin थीटा। तो ध्यान से देखो, ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल के नीचे क्या आया,
नॉर्मल के नीचे आया mg cos थीटा, इसलिए इनक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर हो जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। हमें चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, म्यू mg cos थीटा। क्लियर। फ्रिक्शनल फोर्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है म्यू mg cos थीटा। मुझे चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट d। चूंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव लगा दो। क्लियर है। अब क्या, सब वैल्यू निकाल लिए, बैठाओ। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg sin थीटा, यहाँ लिखा हुआ है। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg sin थीटा d, वर्क डन बाय स्प्रिंग -1/2 k d स्क्वायर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू d बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियल पहले रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल रेस्ट में था बॉडी तो इनिशियल स्पीड 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल रेस्ट में था तो स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मान लो फाइनल ये v वेलोसिटी से आया नीचे, फाइनल v से नीचे आया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। अब इसमें हमको v ही निकालना है। क्या निकालना है, ये भी निकालना है। इसको मैं किस कलर से बताऊं, चलो इस कलर से बताता हूं। हमको भी निकालना है। इस क्वेश्चन में सब का वैल्यू मालूम, मास 2 kg, जी का वैल्यू 10 ले लेना, साइन थीटा 37 है, साइन 37 3/5 है ना, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। सारा वैल्यू यहाँ पे रखो, सारा वैल्यू मालूम है, सारा वैल्यू अच्छे से पुट करो, यहाँ से भी निकाल लोगे। जब आप गुना भाग करोगे तो v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है। अब आपका काम है कैलकुलेशन करना, मेरा काम है एक्सप्लेनेशन करना। अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम कर दिए, वैल्यू आपको पुट करके गुना भाग कर लेना है। अच्छे से गुना भाग करोगे तो आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। मतलब ये ब्लॉक ए से बी पहुंचने में, मतलब ए से बी जब वो 0.5 मीटर नीचे आया तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से आया। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि 0.5 मीटर नीचे आने में किस वेलोसिटी से आया, किस स्पीड से आया, तो 2 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोककर अच्छे से लिखो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आया समझ में अच्छे से। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक स्टोन है जिसका वेट W है। अभी तक क्वेश्चन में हम लोग मास ले रहे थे, अब क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है। सिंपल। अरे अब जहां जहां सोचो, जब किसी बॉडी का मास m है तो ग्रेविटी वाला फोर्स क्या हो जाता है, mg। तो उसी mg को हम लोग वेट बोलते हैं। जब किसी बॉडी का मास m है तो ग्रेविटी वाला फोर्स क्या हो जाता है, mg। उसी mg को वेट बोलते हैं। तो जहां जहां mg लिखते थे वहां w लिख देंगे, वेट लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो a stone of weight W is thrown vertically upward into the air with initial speed v0। एक स्टोन है जिसका वेट W है, उसको एयर में फेंका गया, मतलब यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर वाला फोर्स लगेगा। अगर स्टोन ऊपर जाएगा तो एयर वाला फोर्स नीचे लगेगा, स्टोन नीचे आएगा तो एयर वाला फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है। और उसका इनिशियल स्पीड v0 दिया हुआ है। इफ अ कांस्टेंट फोर्स F ड्यू टू द एयर ड्रैग, एयर वाले फोर्स को रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, एयर ड्रैग बोलते हैं, उसका वैल्यू F दिया हुआ है, वो लग रहा है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब हो गया बॉल ऊपर भी गया और ऊपर से नीचे भी आया, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें निकालना है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन, और दूसरा निकालना है द स्पीड ऑफ द स्टोन अपॉन इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। तो एक हम बना देते हैं, दूसरा बना लोगे। ठीक है ना, एक हम बना देते हैं, दूसरा बना लोगे कि बॉडी को जब हम एयर में फेंके तो कितना हाइट तक गया। सिंपल बनाते हैं। तो मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी स्टोन को हम फेंके, इनिशियली v0 स्पीड से गया ऊपर, मान लो मैक्सिमम h हाइट तक गया, यही h निकालना है। ठीक है ना। मान लो a से फेंके और b पे पहुंचा, a से b का हाइट h मान ली, यही h निकालना है। सोचो जब ब्लॉक ऊपर जा रहा था,
जब ब्लॉक ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे लगेगा, ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे लगेगा। ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है? mg, mg को हम लोग क्या बोलते हैं? w, mg को क्या बोलते हैं? w, mg क्या हो जाता है? mg जब w हो जाता है ना। तो जब ब्लॉक ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी वाला फोर्स, जो ग्रेविटी वाला फोर्स का ये धरती मैया वाला फोर्स बोलिए, वेट बोलिए, वो नीचे लगेगा। और एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग तो मोशन के अपोजिट होगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट, तो वो भी नीचे लगेगा। और एयर वाला फोर्स कितना बोला है? F। मतलब जब बॉल ऊपर जा रहा था तो एयर फ्रिक्शन भी नीचे फोर्स लगाएगा मोशन के अपोजिट, और ग्रेविटी वाला फोर्स, धरती मैया वाला फोर्स, वेट वाला फोर्स तो नीचे ही लगता है। ठीक है, सिंपल बात है। फोर्स का जिक्र है लेकिन फोर्स का वैल्यू ना दिया है, तो जब फोर्स का जिक्र हो, फोर्स का वैल्यू ना दिया हुआ हो, तो एक लाइन लिखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? एक हो रहा है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, प्लस एक हो रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना। अब यहाँ पे देखो W वेट है, W वर्क है, कंफ्यूज मत होना, ये W फॉर वेट है, यहाँ W फॉर वर्क है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन बाय एयर ड्रैग कितना हो जाएगा? मान लो बॉडी ऊपर जा रहा है, एयर फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, एयर ड्रैग नीचे लग रहा है, तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन निगेटिव। स्वाभाविक बात है, एयर वाला फोर्स नीचे लग रहा है और स्टोन ऊपर जा रहा है, तो फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन निगेटिव, निगेटिव साइन दे दिए। अब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट H, H डिस्प्लेसमेंट किया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी फोर्स नीचे लगाता है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी यहाँ पे निगेटिव होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी निगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो निगेटिव, वर्क डन निगेटिव, तो निगेटिव साइन दे दिया, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो फोर्स होगा ग्रेविटी वाला होगा mg, लेकिन क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है तो mg को ही ना हम लोग वेट बोलते हैं। अरे mg लिखो चाहे mg के जगह w लिखो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ w वर्क डन है और w वेट भी है, तो ग्रेविटी वाला फोर्स w और डिस्प्लेसमेंट h बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी जब किसी मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वो रुक जाता है ना, बहुत कम देर के लिए, बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए वो रुक जाता है। पढ़ाए थे ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब भी किसी बॉडी को h हाइट पे फेंकते हैं, स्वाभाविक बात है क्यों रुकता है? जैसे ही बॉडी को ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटी फोर्स लगाने लगता है, और सिंपल सोचो मोशन के अपोजिट फोर्स लगेगा तो बॉडी कहीं ना कहीं रुकेगा। अब ग्रेविटी में इतना भी दम नहीं कि उसको अचानक रोक सके। आप कहोगे ना सर वहीं जाके काहे रुका, बीच में काहे नहीं रुका? तो हम जैसे ही ऊपर फेंके बॉडी को, ग्रेविटी फोर्स लगाया, फोर्स लगातार लगाते रहा, तो एक ऐसा इंस्टेंट आया कि बॉडी वहां पे रुक गया। जिस इंस्टेंट पे रुकता है उसी को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्लियर? तो ग्रेविटी वाले फोर्स के कारण वहां पे रुकता है, रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2m, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो v नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ से v नॉट निकाल लेंगे, माइनस माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा f प्लस डब्ल्यू, माइनस एच कॉमन ले लो, f प्लस डब्ल्यू, इधर हो जाएगा -1/2m v नॉट स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही यहाँ से h निकाल लो, तो h क्या हो जाएगा? h क्या हो जाएगा? यहाँ से h हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर, mv नॉट स्क्वायर बाई 2f प्लस डब्ल्यू। सिंपल। और इसको नीचे ले आओ, यहाँ से h आ गया, निकल गया, यही h होगा। अब यहीं पे स्टोन का मास दे देता, स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी दे देता, एयर ड्रैग वाला फोर्स दे देता, तो आंसर न्यूमेरिकल में आता। चूंकि कुछ वैल्यू नहीं दिया है इसलिए आंसर लेटर में आ रहा है ना। चलिए, क्या दूसरा क्वेश्चन आप बना लोगे? बिल्कुल आपसे बन जाना चाहिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द स्टोन अपॉन इंपैक्ट विद द ग्राउंड। स्वाभाविक बात है कि क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि एयर वाला फोर्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट लगा, मतलब जाने में भी फोर्स लगा, आने में भी लगा।
तो जब किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, फेंकते से जैसे कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो याद क्या रखना, ऊपर जाते समय इनिशियल स्पीड होता है, फाइनल 0 हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकेगा, ग्रेविटी वाला फोर्स के कारण कहीं ना कहीं उसको रुकना पड़ेगा। तो जब बॉडी ऊपर जाता है तो इनिशियल स्पीड रहता है और फाइनल 0 हो जाता है। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल 0 होता है और फाइनल से आता है। क्लियर? तो चलो इसमें हिंट देते हैं, बना लोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, डायग्राम को फिर से बनाओ। सिंपल, मान लो ये ग्राउंड है ना, बॉल आ रहा था नीचे, सिंपल गया h हाइट से तो आया भी h हाइट ना होगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। आने वाला वेलोसिटी को भी मान लो इनिशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि आते समय बॉडी तो अब ड्रॉप हो रहा है और ड्रॉप के सेंस में बॉडी रेस्ट में रहता है। सिंपल, अरे सिंपल, जो बॉडी ऊपर गया थोड़ा देर के लिए रुका, सिंपल। तो जाने के क्रम में सिंपल गया और आया, सिंपल। तो जब गया तो फाइनल स्पीड 0 था और उसका फाइनल इसका इनिशियल बन जाएगा। सिंपल सोचो, गया बॉडी ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी v0 था, वही v0 घटते 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 क्यों घट रहा है, अर्थ वाला फोर्स के कारण। इनिशियल स्पीड v0, अब वो घटने लगा अर्थ वाला फोर्स के कारण, क्योंकि मोशन के अपोजिट फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी घटेगा, घटते 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 0 हो गया। तो जाने के क्रम में फाइनल 0 हो गया, अब वही बॉल नीचे आएगा। तो आने के क्रम में, जाने के क्रम में जो फाइनल था, वो आने के क्रम में इनिशियल बन जाएगा। इसलिए मैक्सिमम हाइट पर फाइनल स्पीड 0 जाने के क्रम में, तो आने के क्रम में इनिशियल स्पीड 0, क्योंकि उस सेंस को ड्रॉप कहा जाता है और ड्रॉपिंग के सेंस में बॉडी का इनिशियल स्पीड 0 होता है। 0 था और v से आया। अब सोचो आते समय क्या हुआ, आते समय क्या होगा, एयर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगाने लगेगा, क्योंकि एयर वाला फोर्स मोशन के अपोजिट लगेगा। कैसे फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगाता है, लेकिन ग्रेविटी वाला फोर्स तो नीचे ही लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी वाला फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। सिंपल, आप लिखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अब एयर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो एयर फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। एयर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन निगेटिव दे दिए। अब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F डिस्प्लेसमेंट H। लेकिन ग्रेविटी वाला वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बोलो क्यों? क्योंकि बॉडी भी नीचे आ रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। जब फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन पॉजिटिव। अब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स W और डिस्प्लेसमेंट H, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल यहाँ पे होगा, फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 mv²। इनिशियल 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी ड्रॉप हो रहा था। अब यहाँ से भी निकाल लो, यही भी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा भी, ओके। तो इधर H कॉमन हो जाएगा, माइनस F प्लस W, इधर हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ से भी निकाल लो, जो भी आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से भी निकाल लो, जो आएगा वही आंसर होगा, खत्म कहानी। अरे भाई 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लो निकाल देते हैं। यहाँ से भी क्या हो जाएगा बताओ, 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2H, अंदर में माइनस F प्लस W, तो माइनस F प्लस W लिखो चाहे W माइनस F लिखो। अरे यार माइनस F प्लस W लिखो चाहे W माइनस F लिखो, ठीक है। 2 पर आके मल्टीप्लाई, ओके। हमको भी निकालना है, M नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। 2 ऊपर M नीचे, रूट अंडर में आ जाएगा, खत्म कहानी, आ गया रूट अंडर में, है ना। 2 ऊपर M नीचे आ गया, रूट अंडर 2H W माइनस F बाई M, खत्म कहानी। ऐसे गुना भाग आपके हाथ का चीज है, आपसे बन जाना चाहिए। चलें, आया अच्छे समझ में, मजा आ रहा है ना। चले नेक्स्ट, अभी और क्वेश्चन हम लोग लेंगे नेक्स्ट। चले
मेरे नूनू, मेरे सुगा, मेरे सब कुछ। देखो एक रफ ट्रैक है जिसमें यहां से यहां सर्कुलर ट्रैक है और बी से सी हॉरिजॉन्टल ट्रैक है। यहां से यहां सर्कुलर ट्रैक है, रफ ट्रैक है, कर्व ट्रैक है और बी से सी हॉरिजॉन्टल ट्रैक है। तो बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रफ ट्रैक which is 1 quadrant of a circle of radius 4 मीटर। यहां तक जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक ए पॉइंट पे था और वह ए पॉइंट पर रेस्ट में है। तो ब्लॉक का मास 0.5 kg है, वो अपने नेचुरल पोजीशन से रेस्ट से चलना शुरू किया, स्लाइड हो गया। क्लियर? और ये जो रफ ट्रैक है which is 1 quadrant of a circle, ये सर्किल का 1 क्वाड्रेंट है ना? क्या है? सर्किल का एक प्रकार का 1 क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 4 मीटर है। तो बोल रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 0.5 kg है, वो रेस्ट से स्लाइड होना शुरू हुआ रफ ट्रैक पे, और रफ ट्रैक दरअसल एक सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 4 मीटर है। तो बताइए वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक। और सर्कुलर ट्रैक कहां से कहां? यहां से यहां। इस सर्कुलर ट्रैक पे अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क डन बताना है। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछता तो आंसर निगेटिव आता, चूंकि बोला है अगेंस्ट द वर्क डन, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो आंसर प्लस आएगा। अरे सिंपल है, ऐसी क्वेश्चन बोल देता वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव वर्क डन करता है, हमेशा नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है तब। तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलता तो आंसर निगेटिव होता। बोल रहा है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द फ्रिक्शन का मतलब हो गया पॉजिटिव आंसर आएगा, सिंपल। अब सिंपल बताओ, सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला क्वेश्चन में सिंपल सोचो कौन कौन फोर्स लग रहा है। एक हो गया नॉर्मल, सटा हुआ है तो नॉर्मल, एक हो गया ग्रेविटी वाला फोर्स, हाँ, एक मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन, सिंपल। 3 फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो लिखो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। समाप्त। नॉर्मल के द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हे हो चुक, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ब्लॉक पहले यहाँ था, अब यहाँ आएगा। देखो ये फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो जब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन 0 होगा। नॉर्मल के द्वारा वर्क डन 0 हो गया। अब ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या होगा? सिंपल सोचो, सोचो ये कर्व ट्रैक है, बॉडी ए से बी पहुंचा, सोचो बॉडी ए से बी पहुंचा। हम जानते हैं कि ग्रेविटी वाला फोर्स कंजर्वेटिव होता है, उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है रास्ते से। तो ए से भी तुम ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, सिंपल। अगर रास्ते से नहीं मतलब है, ब्लॉक ए से बी पहुंचा, अब मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए, तो अब ए से बी ऐसे निकाल लें या हम ऐसे निकाल लें। जब रास्ते से नहीं मतलब है तो हम ए से बी कैसे भी पहुंचे। अब सोचो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसे निकालना थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसे निकालना इजी है। क्लियर? अब सोचो इधर क्या होगा, ये 4 मीटर, क्वाड्रेंट है तो ये भी 4 मीटर। अगर सर्किल का क्वाड्रेंट है तो ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, क्योंकि सर्किल में हर तरफ रेडियस बराबर होता है ना, है कि नहीं? अरे बताओ ये सर्किल है, 1 क्वाड्रेंट है, तो ये 4 मीटर होगा तो ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। अब सोचो हम यहाँ से यहाँ का है वर्क डन निकाले ग्रेविटी के द्वारा, यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं क्योंकि रास्ता से लेना देना नहीं है। अब यहाँ से यहाँ सोचो, यहाँ से यहाँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा। मान लो नाम दे देते हैं सी, ए से सी वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा। क्यों? ग्रेविटी वाला फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। तो ए से सी के सेंस में, ए से सी जाने के क्रम में, ए से सी जाने के क्रम में, ए से सी जाने के क्रम में फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। लेकिन सी से बी आने के क्रम में फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी नीचे, ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। सी से बी आने के क्रम में ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव।
तो जो ब्लॉक ऐसे आ रहा है तो हम ऐसे कहाँ निकालेंगे ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, हम ऐसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, क्योंकि ग्रेविटी तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो बन गया क्वेश्चन, ग्रेविटी वाला वर्क डन क्या हो जाएगा, सिंपल, फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट h के रूप में रेडियस हो जाएगा r। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो मुझे निकालना ही है, वो तो पूछ ही रहा है, तो उसका वैल्यू क्या बैठा है, अब बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल का वैल्यू हो जाएगा 1/2 mv², सिंपल, इनिशियल का 0। अब मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 mv² माइनस mgr, 1/2 m का वैल्यू 0.5 और b पॉइंट पर वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से वो 6 मीटर पर सेकेंड से पहुंचा। एक बात और ध्यान रखना कि b से c रफ ट्रैक है, मतलब चलो कोई बात नहीं है, जब अगर पूरा रफ ट्रैक है भी और b पॉइंट पे वेलोसिटी हमको 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो क्या लेना देना, b पॉइंट पे वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूरा रफ ट्रैक है, तो इसमें फ्रिक्शन क्या है नहीं उसे हमको क्या लेना देना। जब वेलोसिटी दिया हुआ है और मुझे वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम लोग निकालते, दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। ब्लॉक जो आया ए से बी वो 6 मीटर पर सेकेंड से आया, मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड, तो 1/2 मास का वैल्यू 0.5, वेलोसिटी का वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस m का वैल्यू 0.5, g का वैल्यू 10, r का वैल्यू 4। सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, -11 जूल, -11 जूल। लेकिन हमें चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगेंस्ट, सिंपल प्लस कर दो, आ गया। क्लियर, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, इसको नोट करो, इसी में लिखेंगे। नेक्स्ट, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। बी से सी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो बी से सी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो निकालना है। चलो ठीक है, इसको लिख लिए, इसको रफ कर देते हैं। बी से सी में हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, मतलब म्यू चाहिए। सोचो बी से सी ब्लॉक जब आगे जा रहा है बी से सी में, तो कौन कौन इस पे वर्क डन कर रहा है, एक ग्रेविटी कर रहा है mg वाला फोर्स, एक नॉर्मल कर रहा है, एक मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन कर रहा है। मतलब इतना जान लो, कुछ भी निकालना हो, बॉडी का मास निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो, है ना, कुछ भी निकालना हो तो लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में एक नॉर्मल है, एक ग्रेविटी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और एक फ्रिक्शन है जो कि सरफेस रफ है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ध्यान से, नॉर्मल और mg के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी से सी, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स है नॉर्मल और mg। तो जब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स हो या फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन 0। तो यहाँ पे नॉर्मल के द्वारा भी वर्क डन 0 और ग्रेविटी के द्वारा भी वर्क डन 0। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन, और यहाँ पे नॉर्मल mg के बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, म्यू नॉर्मल mg के बराबर, ठीक है। और चूंकि मोशन के अपोजिट हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव, माइनस वर्क डन में फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg। तो म्यू mg तो फोर्स हो गया ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। मुझे चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन फ्रिक्शन का ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट बी से सी 9 मीटर है, तब तक डिस्प्लेसमेंट s मान लो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सी पे जाते जाते देखो लिखा हुआ रेस्ट में आ गया, सी पे रेस्ट में है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, सी पे रेस्ट में है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, सी पे जब रेस्ट में आ गया तो फाइनल 0, और बी से सी जो पहुंचा तो इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा,
इनिशियल हो जाएगा 1/2 mv²। जब सी पे रेस्ट पे है तो फाइनल 0 हो जाएगा। सी पे किससे पहुंचा? इनिशियल से पहुंचा। ठीक है, तो माइनस म्यू mgs बराबर -1/2 mv²। माइनस माइनस प्लस, हमें यहाँ से म्यू निकालना है, तो म्यू क्या हो जाएगा? mv² बाय, एक काम और करो, म्यू निकालना है तो m से m भी तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस m से m कट गया, म्यू क्या हो जाएगा? v² बाय, ये म्यू और s नीचे, g और s नीचे आ जाएगा तो 2gs। b से c पहुंचने वाला वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, g का वैल्यू 10, s का वैल्यू 9। ठीक है, देखा ना, यहां से म्यू निकाल लिए, इधर बचा v², m से m कट गया, gs नीचे आ जाएगा, b से c पहुंचने वाला वेलोसिटी 6, तो 6 का स्क्वायर 36/2, g का वैल्यू 10, s का वैल्यू 9 मीटर, तो कट जाएगा कितना? 9 से 36 कट जाएगा 4, 2 से 4 कट जाएगा 2, 2/10 0.2। मतलब B और C के बीच में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 है। क्लियर? तो इतना तो क्लियर है बच्चों कि कुछ भी क्वेश्चन हो, है ना, मास निकालना हो, फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना हो, वर्क डन बाय एनी फोर्स निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, कुछ भी निकालना हो, लगा दो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। निकालना बहुत सारा चीज है, लेकिन फार्मूला एक ही लग रहा है। मतलब कुछ भी निकालना हो, एक कॉन्सेप्ट लगाओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख लो कौन कौन वर्क कर रहा है, तो LHS में लिखो जो जो वर्क कर रहा है वो ऑफ, RHS में लिखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आपको बना लेना है। ठीक है, पक्का? नेक्स्ट ले लिए स्क्रीनशॉट, दे क्वेश्चन बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में बॉडी A से B स्लाइड हुआ और फिर B से C पे गया, C पे पहुंचते पहुंचते वो रेस्ट में आ गया, तो बोला B से C के दौरान फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी B से C जाते जाते वो कितना डिस्टेंस मूव किया ये आपको निकालना है। हिंट यही है कि बॉडी A से B स्लाइड हुआ और B से C जाते जाते रेस्ट में आ गया, तो B से C वो कितना चला ये निकालना है। ठीक है, बस A से B का स्पीड निकालने के लिए काइनेमेटिक्स का लगा दो, V बराबर √2gh। ठीक है, अरे बॉडी जब यहां से यहां पहुंचा, h हाइट पे पहुंचा, है ना, तो जब h हाइट पे पहुंचा तो h हाइट से जब कोई h हाइट पे जाता है बॉडी या h हाइट से गिरता है, तो काइनेमेटिक्स में फार्मूला पता है था ना, V बराबर √2gh। निकाल लो, बन जाएगा। चलो ये हम बना देते हैं, अगला क्वेश्चन आप बना लेना। हमको क्या निकालना? B से C कितना डिस्टेंस कवर किया। हम क्या बोले थे? कुछ भी निकालना हो लगा दो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सोच B से C जब बॉडी जाएगा तो कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक सरफेस वाला नॉर्मल, एक ग्रेविटी वाला फोर्स, और रफ सरफेस है तो पीछे फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ग्रेविटी वाला फोर्स, नॉर्मल वाला फोर्स प्लस फ्रिक्शनल वाला फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। सोच बॉडी B से C जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में नॉर्मल और mg परपेंडिकुलर फोर्स है, या नॉर्मल mg जो फोर्स है, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन नहीं होगा, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन नहीं होगा। सिंपल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी लग रहा है और ग्रेविटी वाला फोर्स mg भी लग रहा है, तो ना ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन होगा ना नॉर्मल के द्वारा होगा। फ्रिक्शन के द्वारा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स μn, और यहाँ पे नॉर्मल mg के बराबर, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, B से C कितना चला, B से C डिस्टेंस है, और ऐसे भी स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। क्लियर? तो B से C मान लो S चला, S मान लेते हैं, तो B से C के दौरान ना नॉर्मल वर्क डन कर रहा है ना ग्रेविटी वर्क कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल और ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में
परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जब फोर्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन 0। फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है, तो निगेटिव तो लगेगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे। तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन निगेटिव, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg और डिस्प्लेसमेंट s या डिस्टेंस s। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सी पे जाते जाते रेस्ट में आ गया तो फाइनल काइनेटिक 0 हो जाएगा। इनिशियल 1/2 mv²। मान लो बी से सी वो भी वेलोसिटी से पहुंचा, ठीक है, तो माइनस म्यू mgs बराबर माइनस 1/2 mv²। मुझे क्या निकालना है, s निकालना है। क्या निकालना है, s, तो माइनस माइनस प्लस, म्यू मालूम है 0.2, s निकालना है, मालूम नहीं है v, m से m तो कट ही जाएगा, v क्या होगा, तो a से b पहुंचा है जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो a से b किसी हाइट से पहुंचा। जब कोई बॉडी h हाइट पे जाता है या h हाइट से हटा है तो वेलोसिटी क्या होता है, √2gh, ठीक है। तो सिंपल सोचो 2gh, ऐसा सोचो ना, क्या है यहाँ पे √अंडर में है तो गुना भाग लंबा चौड़ा करोगे, यहाँ से s क्या होगा बोलो, s हो जाएगा v², नीचे हो जाएगा s निकालना, म्यू जी नीचे हो जाएगा 2 म्यू जी, है कि नहीं, s निकालना है, इधर v² और म्यू मालूम है, s निकालना है तो म्यू जी नीचे आ जाएगा, तो s हो जाएगा v²/2 म्यू जी, होगा ना, म्यू जी नीचे चला जाएगा। चलो तो s बराबर b कितना होगा, सोचो, b है √2gh, तो v² क्या हो जाएगा, अब v के जगह डालोगे, सिंपल सोचो ना, v² है √2gh, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है कि नहीं, तो सिंपल v² क्या हो जाएगा 2gh, नीचे 2 म्यू जी, ठीक है, 2 से 2 गया, g से g गया, h/म्यू, h का वैल्यू 1.5, म्यू का वैल्यू 0.2, डेसिमल से डेसिमल गया, 15/2 7.5 मीटर, तो बॉडी बी से सी 7.5 मीटर चला। आखिर कैलकुलेशन है कि ओके ना, मालूम है ना, v² की जगह 2gh कैसे आ गया, अरे v बराबर 2gh, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो v² हो जाएगा 2gh, 2 से 2 कट गया, g से g, h का वैल्यू 1.5, हाइट 1.5 और म्यू का वैल्यू 0.2, सॉल्व किए 7.5 मीटर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो बी से सी 7.5 मीटर चला, क्लियर, और चलते चलते रुक गया फ्रिक्शन के कारण सी पे। ओके, आया समझ में, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन अगला होमवर्क दे रहे हैं, बना लेना, बना लोगे वो, चलें आगे, नेक्स्ट ये बना लेना। ऑप्शन हम दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है 14.14 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3.14 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, चौथा है नन। कुछ नहीं है, एक ये भी 1 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल है, 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है जिसका रेडियस 5 मीटर दिया हुआ है। तो एक बीड है, बीड मतलब छोटा ब्लॉक, एक बीड पे एक आदमी फोर्स लगाया और फोर्स लगा के ए से बी लाया, और ए से बी जो रफ ट्रैक है, मतलब स्मूथ ट्रैक है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ए से बी जो स्मूथ कर्व ट्रैक है, स्मूथ कर्व ट्रैक है, वो वाकई में 1 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल है जिसका रेडियस 5 मीटर है। तो एक आदमी फोर्स लगाया, हे हो चुक, ए से बी लाए, तो ए से बी लाने में, जब ए से बी बॉडी को लाया तो बी पे क्या स्पीड है ये निकालना है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ बीड, बीड बने छोटा ब्लॉक, छोटा मास, एज इट रीचेज द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे किस वेलोसिटी से पहुंचा ये मुझे निकालना है। कुछ नहीं करना, वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। पहला लाइन लिखना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स में 2 ही है ना,
एक ये फोर्स, इसका वैल्यू 5 न्यूटन दिया हुआ है, और दूसरा ग्रेविटी वाला फोर्स। और बताया है कि ग्रेविटी वाला फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तुम ग्रेविटी के द्वारा ऐसे वर्क डन करो चाहे ऐसे वर्क डन करो, ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे वर्क डन करो चाहे ऐसे करो। तो LHS में लिख देना वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियली बॉडी रेस्ट में था तो इनिशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बन जाना चाहिए। ऑप्शन दे दिए हैं, हमें कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होगा, ये बन जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे आप कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। क्लियर? तो अगला लेक्चर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का लेकर आ रहे हैं, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। बाय बाय।